हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये वीडियो मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 का लेके आ रही हूँ। और इसके पीछे वाले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन तक देख लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्यों होता है। और थोड़ा सा देखा भी था कैसे होता है हर ऑर्गेनिज्म में, एरोबिक और एरोबिक के बारे में भी हमने देखा था। अब ये वीडियो हम उसी एनसीईआरटी कंटेंट को आगे लेके चलेंगे और उसी को हम देखेंगे आगे क्या होता है। और फिर से वही बात, अगर वीडियो पसंद आती है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी इन फ्यूचर अपडेट्स आते रहें और जो भी नए वीडियो मेरे आए अपलोड हों तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने एटीपी तक पढ़ लिया था कि कैसे एटीपी करेंसी है, एक एनर्जी स्टोर करता है। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। और एडीपी में जब एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा तो ये एटीपी बना। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, आपको पता है कि एरोबिक पाथवे के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत, हाँ, ऑक्सीजन की डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। एरोबिक में मैं बात कर रही हूँ जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, और इसके पहले मैंने प्लांट में भी बताया था प्लांट में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा के माध्यम से होता है। जब स्टोमेटा में टर्जिडिटी बढ़ती है, मतलब गार्ड सेल में जब वाटर भर जाता है तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाता है ऐसे। और जब और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और आफ्टर जो है फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन गैस बनी वो बाहर आया। तो ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए हो गया। बट प्लांट भी लिविंग है तो प्लांट भी रेस्पिरेशन भी करता होगा। तो प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो वो भी सेम प्रोडक्ट वो करेगा, प्रोड्यूस करेगा जो हम करते हैं। अब इसमें अगला है, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विथ एयर। और उस आपने देखा था कि लार्ज बहुत ज्यादा ही सेल्स के सेलुलर स्पेस था। जब स्टोमेटा की मैंने बात बोली थी तो बहुत ज्यादा सेलुलर स्पेस था। मैं एक बार आपको स्क्रॉल डाउन करके उस डायग्राम तक लेके जाती हूँ। वैसे मेरे पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल मैंने समझा दिया था, बट स्टिल वी नीड टू सी इस, हाँ, दिस वन। देखिए ये हमने दिखाया था, एयर स्पेस है सेल्स के बीच में इसके। तो ये जो है एयर स्पेस जो है कांटेक्ट, जैसे ऑक्सीजन लेने के लिए एयर स्पेस बहुत जरूरी है। तो वही चीज आपका पीछे ये बताया गया है। फिर हम उसी, अब तो हमारा ये वर्ड का यही मीनिंग था सेंटेंस का। इफ कांटेक्ट विथ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। जब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है तो एटमॉस्फेयर में उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कंपेयर टू आपको लीफ के अंदर जहां फोटोसिंथेसिस करना है। तो उस वहां से मैं आपको पेन से बता रही हूँ, हाँ, वहां से जो है एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो लीफ में गया डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सीओटी का टू का कंसंट्रेशन आपको एटमॉस्फेयर में ज्यादा था, तो उसने क्या किया, लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब वहां फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हुआ, वहां O2 का ज्यादा हो गया। ठीक है, जब ऑक्सीजन वहां ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन फिर स्टोमेटा से ही बाहर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये आपको प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के थ्रू ही ये सारा कुछ हमारा चलता है। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही चलता है। तो हमने देखा इसका मतलब
यही होता है। अब दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। ये आपको डिफ्यूजन से होता है। The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, आपको पता है कि photosynthesis का process जो है sunlight में होता है, day में होता है। When there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. जब photosynthesis नहीं होता है तो फिर क्या होता है? Elimination किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता था और वो ऑक्सीजन फिर बाहर आता था। अब सिंस प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, जब फोटोसिंथेसिस में उसने ऑक्सीजन बनाया, उसको प्लांट ने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया और जो बचा उसको बाहर भेज दिया। बट रात में सिंस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस गेट्स ओवर, खत्म हो जाता है क्योंकि सनलाइट नहीं होता है, तो उस केस में अब केवल फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, अब केवल रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया। तो रेस्पिरेशन भी सेम प्रोसेस जैसे हमारी बॉडी में हो रहा है कि प्लांट ने भी क्या किया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो उस केस में रात में आप क्या देखेंगे कि मेजर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, क्योंकि प्लांट जो है अब रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेशन वो दिन में भी कर रहा था, बट दैट रेस्पिरेशन क्या हो रहा था? बैलेंस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं है तो केवल रेस्पिरेशन है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा एलिमिनेट होने लगता है। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। और दिन में क्या हो रहा था कि जब आपको प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो जो भी प्लांट ने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसने निकाला, प्लांट ने क्या किया? उसको एब्जॉर्ब कर लिया। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन रात में CO2 जो है प्लांट से बाहर निकलने लगता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। मॉर्निंग में क्या है? हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। इसीलिए मॉर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, केवल ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए आपको कहा भी जाता है कि रात में ट्री के नीचे आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस बंद करने के बाद प्लांट भी क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेजी से हो रहा है और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। और डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन होता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन का। काम भले ही एक ही है सबका कि बाद में फूड का ब्रेक डाउन होगा, मैकेनिज्म भले ही बाद में उसका बायोकेमिकल रिएक्शन का एक ही होगा कि एनर्जी निकलेगी, बट ऑर्गन डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। आपको पता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब है जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लैंड पे। जैसे वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल में सब कुछ आ गया। फॉरेस्ट वाले एनिमल भी आ गए, डेजर्ट वाले भी आ गए, माउंटेन वाले भी आ गए, स्नो वाले भी आ गए, ठीक है, पोल वाले भी आ गए। ये सारे टेरेस्ट्रियल में हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमोस्फेयर से डायरेक्टली लेते हैं ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे पास लंग्स है और लंग्स की कैपेसिटी है डायरेक्टली एयर लेना, ऑक्सीजन लेना, ठीक है। बट एनिमल जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास गिल्स होता है और गिल्स की कैपेसिटी होती है डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की। किसकी? ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की। तभी अगर फिश वगैरह को हम अगर पानी से बाहर निकाल देते हैं तो फिश मर जाती हैं, क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास क्या है? उनके पास गिल्स है और गिल्स की कैपेसिटी है वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की, जो हमारे में नहीं है। और उल्टे अगर हमें पानी में डाल दिया जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन लेने की एटमोस्फेयर से। तो तरीका अलग अलग है, पर सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन से करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वाटर में डिजोल्व हो जाती है। इस सेंटेंस से दो चीजें निकली। अगर आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि क्या ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व होती है, प्रूफ दिस, तो आप प्रूफ में ऐसे ही लिखेंगे, यही वाला प्रूफ देंगे कि एक्वेटिक एनिमल जो है ऑक्सीजन लेती है क्योंकि वो डिजोल्व फॉर्म में है।
अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो एक्वेटिक एनिमल ब्रीदिंग नहीं कर पाते, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाते, तो ये एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। अब ये यही है, आपको यही है, ऑब्जर्व द फिश इन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल्स स्लीप। ठीक है, behind their eyes also open the close are the timing of the opening and closing of mouth and gills, it coordinate in some manner. Count and number time the fish open and close its mouth in a minute, compare this is number of times you breathe in and out in a minute। ये ब्रीदिंग और ब्रीथिंग आउट के लिए है, और जब एक्वेरियम आप कभी जाए तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एक्वेरियम एट योर होम देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, ये तो अंडरस्टूड है कि एयर में 21% ऑक्सीजन है, तो ये अमाउंट जो है वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन से ज्यादा है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर अमाउंट वहां पे कम है, सिंस द डिजोल्व ऑक्सीजन फेयरली लो, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम है, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज्यादा है। तो जब अमाउंट ऑक्सीजन का कम है तो फिश को जल्दी जल्दी उसको ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन लेते रहती हैं। ठीक है, तो उनका ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा होगा। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। गिल से वो ऑक्सीजन जब अंदर लेके जाती हैं, जैसे हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो वो गिल से लेके जा रही हैं, तो वहां से फिर ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है, और उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड वेसल्स जो है हर बॉडी सेल्स में लेके जाते हैं। अगला हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। हर एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होता है लेने के लिए, हमारे में लंग्स है तो फिश में गिल्स है। ठीक है, all these organs have a structure and increase the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate। इसमें ये है डिफरेंट, all these organs have a structure that increase the surface area। कुछ एनिमल्स में जो है सरफेस एरिया को ऑक्सीजन से कांटेक्ट के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उनके ऑर्गन के स्ट्रक्चर के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को। और दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, और उनका सरफेस जो है फाइन और डेलिकेट। जैसे कि हम फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग जो है मॉइस्ट स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, तो उनका बड़ा स्लाइमी सा और थिन सा होता है जिससे कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज इजीली हो सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विदिन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू द एरिया। ठीक है, और हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में जो जिस एरिया में गैस का एक्सचेंज हो रहा है वहां तक बहुत डेलिकेट होता है वो, तो वहां तक ले जाने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, हमने तो जब सांस लिया तो सारी गैस ली ना, केवल ऑक्सीजन तो नहीं लिया, बट लंग्स में जाके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लंग्स में जाने के पहले हमें, हमारा नोज है, विंड पाइप है, बहुत जगह ऑक्सीजन पास करता है एयर, उसके बाद लंग्स में जाता है, क्योंकि वो सारे डेलिकेट ऑर्गन है और डायरेक्टली वहां नहीं जाना। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, नाक से लेते हैं हम यहाँ से, और द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर। क्योंकि अगर डायरेक्टली ऐसे एयर हमारे लंग्स में डायरेक्टली जाते तो लंग्स हमारा डैमेज हो सकता है, क्योंकि दैट इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन और सॉफ्ट ऑर्गन होता है, ताकि एक्सचेंज एयर का वो ऑक्सीजन का बढ़ा सके, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो गया है। तो द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द, जो नॉस्ट्रिल का जो जब हमने एयर लिया तो नॉस्ट्रिल में हेयर और म्यूकस होता है जो डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, रोक लेता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब यहाँ से थ्रोट में और लंग्स में एयर जा रहा है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट, थ्रोट में रिंग, कार्टिलेज का रिंग्स प्रेजेंट होता है। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट
कोलैप्स। ये दिखाता है कि एयर का पैसेज जो है सही से हो रहा है कि नहीं, और कोलैप्स तो नहीं हो रहा। ठीक है, एक यहाँ पे है मोर टू नो में आप एक चीज हमें देखना है, हम देख लेते हैं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, मतलब तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीडीज, हुक्कास, गुटखा इटीसी इज हार्मफुल। यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टंग, लंग्स, heart and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attack. और कुछ टोबैको जो हम स्मोक तो नहीं कर सकते, धुआं तो नहीं आता है, बट वो भी हार्मफुल होता है, जैसे कि हम गुटखा वगैरह जो खा रहे हैं। स्ट्रोक, पल्मोनरी डिजीजेज एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर। पल्मोनरी मतलब ब्लड, जो जो आपके हार्ट और लंग्स संबंधित डिजीजेज है वो भी होता है इससे, टोबैको से। और and several form of cancer. There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of गुटखा। इसीलिए टोबैको पे लिखा होता है कि टोबैको इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, अब ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर है। ये एक आपको, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लंग कैंसर is one of the common cause of death in the world. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. These cilia help to remove germs, dust, and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys these hair, due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemical enter lungs and cause infection and diseases. तो ये आपको दिया हुआ है कि क्यों नहीं आपको सिगरेट वगैरह पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका लंग्स का कैंसर और डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो हम अगले वीडियो में जो है अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। और इस वीडियो में हमने बेसिक रेस्पिरेशन का बेसिक जो है बता दिया है, और अगले वीडियो में हम जो है ह्यूमन का पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।